नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया है। आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मार्क 10 क्वेश्चन बताए थे, उसमें भी एक क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसमें हमने महत्व नहीं बताया था। तो आज वापस से मैं उसी क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूँ और इसके आगे जो भी क्वेश्चन है हम सब आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट भी देखिएगा और ये सेकंड पार्ट जो अभी वर्तमान में चल रहा है ये भी देखिएगा, और इसके बाद में हो सकता है इसका थर्ड पार्ट आए वो भी आप देखिएगा जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका बिल्कुल हर एक चैप्टर यहाँ पर पूर्ण तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो देखिए आप बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन ये हमारा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ हमने इतना सा छोड़ दिया था कि मात्र हमने यहाँ तक करवा दिया था, एग्जाम्पल भी शायद नहीं करवाया था, आप देखिएगा। इसके बाद में आवश्यक क्यों है और महत्व, ये दो चीज हमारी छूट चुकी थी। तो आज हम इसको पूरा करने वाले हैं। तो देखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो। कहने का मतलब ये, अगर हम एक एग्जाम्पल तौर पर कह सकते हैं, जैसे कि मान लिया है कि हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें लेना है आधा किलो, लेकिन जो सामने वाला बंदा जो होता है, जो कुछ चीज़ें बेचता है या सब्जी वाले के पास जाते हैं तो उसके पास सिर्फ 1 किलो का जो बाट होता है, 1 किलो का जो तोलने का जो बाट होता है मात्र 1 किलो का है, लेकिन आधा किलो का नहीं है। तो वो हमें क्या करता है, तो उसकी प्रोसेस ये होती है, पहले क्या करता है वो पूरा 1 किलो तोलता है और तोलने के बाद फिर क्या होता है उसी 1 किलो में से वो आधे आधे कर लेता है बराबर। अब बराबर करने का मतलब ये, इधर जितने वो, जैसे मान लो हमने खरीदे आलू, तो जितने आलू वो इधर रखेगा उतने आलू इधर रखेगा, यानी उनका वजन सेम बराबर होना चाहिए, उन्हें बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, वही परमाणु संख्या बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण जो होती है वो कौन सी कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो ठीक है, इसी टाइप से हम परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी रासायनिक समीकरण में, क्या बोलते हैं, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, विभिन्न तत्व मतलब जैसे Zn, H2, SO4, Zn, मतलब ये तत्व होगा आपके, इनमें परमाणु संख्या जैसे मान लो 2, हाइड्रोजन कितने अणु है, 2, तो ये परमाणु संख्या हो गई आपकी, है ना। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या समान हो, बराबर हो, कब, दोनों तरफ मतलब जैसे कि एक इसका साइड है, ये LHS कह सकते हैं, ये RHS कह सकते हैं। तो दोनों पक्ष हमारे क्या बराबर हो, दोनों के मान बराबर हो, तो वो जो समीकरण प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिखा Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, तीर का निशान लगा के हमने बाहर निकाल दिया। H2 यहाँ पर गैस है इसलिए हमने बाहर निकाला है। तो देखिएगा Zn को हम कहते हैं जिंक, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तीर का निशान लगा, फिर ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट होगा, ये हाइड्रोजन गैस आपकी निकल चुकी है। इसके पिछले मतलब जिसका पिछला मैंने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें एक एग्जाम्पल हमने लिखा था, अगर आपको पता हो, उसमें हमने लिखा था Mg प्लस, क्या पढ़ा था हमने आपको, Mg प्लस O2, क्या पढ़ा था, Mg प्लस O2 गिव्स, तीर का निशान लगा के लिख देते हैं, मान लो MgO। तो अब ये बताइए मुझे कि यहाँ पर मैंने लिखा Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो ये सही है कि गलत है? तो ये क्या गलत है, गलत है। इसका मतलब क्या, देखिए जैसे Mg के एक अणु है, Mg का एक अणु, O2 के 2 है, तो O2 के कितने हो गए, यहाँ पर एक ही है, तो इसलिए ये बैलेंस नहीं है। तो ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस हमें करना पड़ेगा। जब हम बैलेंस कर देंगे तो इसको हम सिर्फ रासायनिक समीकरण कह सकते हैं, लेकिन रासायनिक संतुलित समीकरण नहीं कह सकते। रासायनिक संतुलित समीकरण नहीं कह सकते। संतुलित कब कहेंगे, दोनों तरफ अणु संख्या समान। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, 2 आगे लगा देते हैं। 2 आगे लगाने से मतलब ये होता है ऑक्सीजन के 2 अणु प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर Mg के भी 2 होगा, Mg के 2 होगा तो यहाँ पर भी हम 2 आगे लगा देंगे। तो इस टाइप से ये हमारी समीकरण क्या होगी, बैलेंस होगी, ना बराबर हो जाएगी। और जब ये बराबर हो जाएगी तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो हम चाहे तो एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। आप इसमें मिलान कर ले, दोनों तरफ अणु संख्या बिल्कुल समान है, ठीक है। तो इस टाइप से इसके बाद में अपन ने इसी क्वेश्चन में पूछा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिएगा आवश्यक क्यों है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या कह रहा है वो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा, लेकिन अभी क्या फिलहाल में इस क्वेश्चन के आधार पर अपन यही लिख रहा है। जब डिटेल आएगा तो मैं निश्चित आपको पढ़ाऊंगा। तो क्या कह रहा है वो,
कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक, इसके बाद आता है महत्व। अब इसका क्या महत्व है, ध्यान देना। तो इसका सबसे बड़ा महत्व या अपन कह सकते हैं, महत्व कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो मतलब द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। या आप कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक समीकरण के अनुसार अपन कह सकते हैं कि अभिक्रियाओं में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान नष्ट होते हैं, या ना तो द्रव्यमान बनते हैं ना ही द्रव्यमान नष्ट होते हैं। मतलब जहाँ के जहीं होते हैं। जैसे कि मान लो हमने ये देखा था, ये हमारे जितने परमाणु थे, हमारे अणु या परमाणु जो भी थे हमारे पास, जैसे Zn लिखा प्लस 2SO4 लिखा, तो देखिए Zn यहाँ है तो यहाँ भी Zn दिखेगा आपको, H2 यहाँ है तो ये H2 यहाँ दिखेगा, SO4 तो SO4। कहने का मतलब यहाँ पर ना तो कोई चीज़ें एक्स्ट्रा बनी हुई है और ना कहीं यहाँ से गायब हुई है। यहाँ से मतलब कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी, चाहे वो गैस के रूप में दिखाई दे या ठोस के रूप में दिखाई दे या और काय के रूप में दिखाई दे, लेकिन आपको निश्चित रूप से दिखाई देगी। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। ना तो निर्माण हो सकता है ना ही नष्ट होता है। ये हमारा क्या होगा, महत्व। इस टाइप से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इसके आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन हमारा 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। जो सत्र निकल चुका है, अब हम एग्जाम कौन से सत्र में देंगे, 2021 में। तो 20 का ये निकल चुका है, लेकिन हो सकता है डबल से आपको रिपीट हो जाए, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो क्या बोल रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा दूँ कि इसका आंसर आपको किस टाइप से लिखना है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम, हमारे घर के गेट होते हैं या फाटक होते हैं, तो आप बताइए जब हमारे घर पे मकान बनता है, मकान बनने के बाद क्या होता है, जब उसमें गेट लगते हैं, जब गेट की हम पुताई करते हैं, तो मुझे ये बताइए आपके डायरेक्टली उसको पोत देंगे क्या? नहीं, चाहे वो लकड़ी के हो या चद्दर के हो या लोहे के हो, काई के भी हो, लेकिन हम डायरेक्टली उसको नहीं पोतते। क्या करते हैं, या तो उसको गीले कपड़े से हम साफ़ करेंगे, सही बोल रहा हूँ, या तो हम गीले कपड़े से साफ़ करेंगे, या हो सकता है उस पर पहले प्राइमर कर दें और उसके बाद में हम कलर लगाएं। अच्छा, इनको क्यों पोतते हैं? इनको इसलिए पोता जाए ताकि इनका संचरण से बच जाए, मतलब इनको संचरण से बचाया जा सके। जैसे कि अगर लोहे की बात करें, लोहे की जो चीज़ें होती है उनमें बहुत जल्दी जंग लगती है ना, सबसे क्रियाशील धातु लोहा ही है जंग के मामले में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो उस जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर पुताई करते हैं। तो पुताई करते तो क्यों करते, कैसे करते आपको बताया मैंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सफाई करेंगे। सफाई कैसे करेंगे, हम चाहे तो सूखे कपड़े से उसको पोंछ सकते हैं, या गीले कपड़े से हम उसको पोंछ सकते हैं, या हम चाहे तो उसमें प्राइमर या कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से हम उसकी सफाई करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? अब हमने साफ तो कर लिया, साफ क्यों किया है, तो उसके ऊपर जो हमारा गेट था उसके ऊपर हो सकता है उसमें धूल के कण लगे हुए हैं, हो सके जब हमारा घर में प्लास्टर हुआ हो तो प्लास्टर के थ्रू जो भी मटेरियल उसमें गेट में लग जाता है या जो भी है, तो उसको सफाई करते हैं ताकि वो छूट जाए और हमारा गेट अच्छे से पुत जाए। यानी 2-3 बातों के कारण हम उसकी पुताई करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर यह क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से आंसर देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? हम बोलेंगे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम की ऊपरी सतह पर, जैसे गेट की ऊपरी सतह पर, तो इसीलिए क्या कहेंगे, मैग्नीशियम की ऊपरी सतह पर लगे धूल के कण, जैसे गेट के ऊपर लगते थे, राइट। तो मैग्नीशियम की ऊपरी सतह पर लगे धूल के कण आदि क्या हो जाए, समाप्त हो जाए या नष्ट हो जाए, ऐसे कुछ भी हम कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम की ऊपरी सतह पर लगे धूल के कण आदि साफ हो जाए या नष्ट हो जाए, कुछ भी कह सकते हैं, साफ हो जाए। और मैग्नीशियम की यहाँ पर मैग्नीशियम की सतह हवा के संपर्क में या हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में ना सके। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने गेट की पुताई करी तो इसका मतलब ये था, जो बरसात का पानी आती है, बरसात की फुहारें आती है, तो बरसात से जंग से बचाने के लिए, ताकि डायरेक्ट उसमें जंग न लगे। एक बात आप प्रैक्टिकल का देख सकते हैं कि जो सोने की लोहे की कोई भी वस्तु लेना, आप क्या लोगे, आप लोहे की कोई भी वस्तु लेना, उसको आप खुले में छोड़ देना, खुले से मतलब अपनी छत पर डाल देना, और एक उसके अलावा एक और लोहे की वस्तु लेना और उसको आप
घर में या दरवाजे पर कहीं पे भी अपन रख देंगे। तो सबसे ज़्यादा जंग किस में लगी? सबसे पहले ऊपर। जितना ज़्यादा हवा या नमी के संपर्क में रहेगा लोहा, उतना ही क्रियाशील कर कर वो संचरित हो जाएगा, यानी उसमें जंग लग जाएगी। लेकिन उसी लोहे पर जो हमने ऊपर रखा, उसी लोहे पर यदि हम पुताई कर दें, क्या कर दें हम? उसी लोहे पर हम पुताई कर दें और वापस भले हम खुले में छोड़ दें, तो इतनी जल्दी संचरित नहीं होगा जितनी जल्दी पहले हुआ था, राइट। तो इसी प्रकार हम यह कह रहे हैं कि वायु के जल मतलब हम जब उसको सफाई कर देंगे, मैग्नीशियम रिबन की जब सफाई कर देंगे, तो वो प्रत्यक्ष रूप से हवा के संपर्क में नहीं आ सकेगा। जिस प्रकार वो लोहा डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा, तो इसी प्रकार ये भी नहीं आएगा। तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? देखिए, एक बार मैं माइंड में रखने वाला हूँ कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम की ऊपरी सतह पर लगे धूल के कण आदि साफ हो जाए या नष्ट हो जाए, ठीक, कुछ भी कह सकते हैं, साफ हो जाए। और मैग्नीशियम और क्या था? मैग्नीशियम वायु के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से ना आ सके, यानी डायरेक्टली वो उसके संपर्क में ना सके। बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ये भी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन और है, आपकी बुक में आप मिला के देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन 5 के अंदर पहला कहता है पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, और सेकंड जो हमारा रहता है वो कहता है ऊपर फर्स्ट यानी पहला वाले में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कठिन हो जाते हैं, पता नहीं सोचते हैं कि कैसे याद करें, और खास करके तो ये जो समीकरण आ जाती है इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सरल करके दूंगा, है ना। तो देखिएगा क्या करना है हमें, ये इस क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ध्यान करना कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी, क्या लिखा है आपका? सफेदी। ध्यान देना, ये शब्द अगर आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर मिल जाएगा। सफेदी करने के लिए होता है। तो आप ये बताइए, अगर आपसे कह दिया जाए क्या मैं ऐसा कौन सा कलर लेके आऊँ मार्केट से कि मेरी दीवार सफ़ेद हो जाए, समझ लिए क्वेश्चन, मतलब जो सामने वाला कहना क्या जा रहा है वो ही कह रहा है यार मैं मार्केट से ऐसा कौन सा कलर लेके आऊँ कि मेरी दीवार सफ़ेद हो जाए। तो आप तुरंत क्या कहें? सफ़ेद। अगर वो कहते हैं मैं ऐसा कौन सा कलर लेके आऊँ कि मेरी दीवार है जो वो ब्लैक हो जाए, काली हो जाए, तो क्या करें? ब्लैक कलर। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए। तो सफ़ेदी मतलब सफ़ेद तो है, ये बात फाइनल है, ठीक। अब मैं आपको बताऊं, तो यदि हमें हमारी घर की दीवार है उस पर हमें सफ़ेद करवाना है तो हम क्या करेंगे? मार्केट से कोई कलर लेके आएंगे। तो या तो एशियन पेंट या बहुत सारी वेराइटी के आते हैं, ठीक है। लेकिन साधारण तौर पे मिलने वाले 2 कलर होते हैं। एक तो हम कहते हैं हमारी ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में चूना, या कहते हैं कली, राइट, कली या चूना, एक ये नाम होता है। और एक और होता है सफ़ेद कलर का, क्या जिसको क्या कहते हैं, नाम शायद पांडु या ऐसा कुछ बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में, है ना, या उसका मुझे नाम नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी 2 चीज़ें हमारे पास होती है। लेकिन हम बात करते हैं चूने की, राइट। तो चूने को जब हम मार्केट से लेके आते हैं और हमारी दीवार को हमें सफ़ेद करना होता है, तो जो चूना होता है उसका नाम क्या है? बस वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। जो क्वेश्चन पूछा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, ठीक है। तो X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। सबसे पहले X का नाम तो मैंने आपको बता दिया, सफ़ेदी मतलब होगा चूना, और चूने का मतलब होगा कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, हमारा आंसर हो जाएगा पहले का, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड और चूना कोष्ठक में लिखा है। और इसका चाहे तो आप सूत्र लिख सकते हैं CaO। क्या लिख सकते हैं? CaO। अब ये आपका विकल्प बनता है परीक्षा में। क्या बनता है आपका? विकल्प। ध्यान देना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट विकल्प है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, राइट। यह हो सकता है चूने का रासायनिक नाम क्या है? चूने का रासायनिक नाम, तो चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। या पूछा चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र में बहुत अंतर है, ध्यान देना। रासायनिक सूत्र मतलब आपका संख्या में आता है, जैसे CaO या C2H2 इस टाइप से आता है सूत्र, है ना। लेकिन जो नाम आता है वो आता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये रासायनिक नाम हुआ है और रासायनिक सूत्र होगा। तो आपसे विकल्प पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए
कि एक्स का नाम क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड या चूना। अब इसके बाद में सेकंड पूछ रहा है वो ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया। अब क्या कह रहा है, ऊपर लिखे फर्स्ट यानी जो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, फर्स्ट में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया। तो हमारा जो एक्स पदार्थ है, अब समझ जाओ एक्स पदार्थ का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO, यानी इसकी क्रिया हम कैसे करेंगे, जल से। और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। देखिएगा अब हमारा आंसर देखिएगा, यहाँ से हम लिखेंगे CaO मतलब क्या हुआ है, यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल की क्रिया, यानी जल के साथ क्रिया करें तो H2O के साथ क्रिया। अब जो CaO होता है इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूने का मतलब ये होगा, जब हम मार्केट से चूना लाते हैं तो ध्यान देना आप, उसको डायरेक्टली हम ना तो पानी में घोलते हैं ना डायरेक्टली उसको पोतते हैं। पानी में घोलते हैं तो पर डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली का मतलब ये होता है उसको लाकर तुरंत पानी में नहीं घोल देते हैं। हाँ, उस चूने को घोलने के लिए पानी को कुछ कुनकुना गर्म किया जाता है, तभी उस चूने को हम घोलते हैं। और पानी को गर्म करने के बाद जब चूने को घोलते हैं तो चूने घोलते हैं मतलब जल की क्रिया करवाते हैं। जैसे हम जल की क्रिया करवाएंगे तो जैसे क्रिया हो जाएगी तो हमारा चूना OH, यानी ये वाला जो OH है इसमें से एक अणु OH निकल कर, या H2S में जो क्रिया हो जाएगा मिल जाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमारा यहाँ था कैल्शियम ऑक्साइड, अब क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो Ca मतलब कैल्शियम होता है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और H2O मतलब होता है जल। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और अब कहेंगे बुझा हुआ चूना। अब इसको बुझा हुआ चूना कैसे कहेंगे, तो देखिएगा, जैसे कि हमने कहा था बिना बुझा हुआ चूना, जब हम मार्केट से लेके आए तो हमने उसमें कुछ आग नहीं लगाई या उसको हमने किसी प्रकार से नहीं बोला। इसका मतलब क्या है, बिना बुझा हुआ है, मतलब उसमें कोई हमने बुझाया नहीं, उसको पहले से बुझा हुआ है। लेकिन जैसे हम जल की क्रिया कराएंगे, तो गर्म पानी में कराएंगे, मैंने आपसे बोला। तो गर्म पानी में कराएंगे, पानी में कराने के बाद जैसे वो ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तब उसको हम क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। मतलब चूना तो है पर कैसा है, बुझा हुआ है, तो हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस उष्मा मतलब उसमें से भाप जैसी निकलती, उष्मा निकलती है। आप देखना प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन अभी नहीं करना है। कब करना है, दीपावली के टाइम। आप चाहे तो थोड़ा सा चूना ला सकते हैं और ऐसा जो मैंने बताया प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो फाइनली आप CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना वो लेके आएंगे, H2O की जल के साथ क्रिया करवाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना गर्म पानी करेंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, निश्चित रूप से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा यहाँ पर दिखाई देगा और उष्मा आपको निकलती हुई दिखाई देगी। 100% देख लेना, आप चार्ज प्रैक्टिकल करके देख लेना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन, तो देखो इसका उदाहरण देखिएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई कील है, कील पर अगर जंग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, क्या उपाय करते हैं हम देसी भाषा में, हम क्या करते हैं, उसको केरोसिन में डुबो देते हैं। राइट, केरोसिन या पेट्रोल डीजल जो भी होता है उसमें भी हम डुबो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्यों डुबोते हैं, हम इसलिए डुबोते हैं ताकि उस पर जो जंग लग रही है वो निकल जाए। क्या हो जाए, वो जंग लग रही है वो आसानी से निकल जाए, और थोड़ी और अगर बचती है तो हम उसको कपड़े से या रेतमाल से हम उसको साफ कर सकते हैं। इसलिए हम उसको पानी में डुबाते हैं, या सॉरी कैल्शियम में डुबाते, उसमें क्या बोले, इसलिए हम केरोसिन में डुबोते हैं। ठीक है, अब केरोसिन में डुबोते तो एक बात ध्यान रखना, अब जो केरोसिन होता है उसका कलर कैसा होता है ये आपको पता है, जानते हैं। ठीक, तो जैसे हम कील उसमें डुबोएंगे और जब बाद में कील को निकाल लेंगे तो देखिएगा उस केरोसिन का रंग बदल जाता है। परफेक्ट आप देख सकते हैं, 100% उस केरोसिन का रंग बदल जाता है। कैसा हो जाएगा, जैसे कील के अंदर, कील में जो जंग लग रही है तो जंग का जो रंग होता है भूरा सा, कैसा होता है, हल्का लाल भूरा जैसा होता है, तो वो उसकी जंग निकल कर उस पर केरोसिन के जो केरोसिन होता है उसमें आ जाएगी तो उसका रंग वो बदल देता है। ठीक, तो वो का वही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ की ऐसे इसी क्वेश्चन में कि प्रोसेस सर आप याद हो जाएगी। देखें कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक, तो हमने लिखा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहे कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित मतलब अलग कर देता है और आयरन लोहा या आयरन सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया तो एक बात ध्यान देना कि मैं आपसे अगर बोलूँ
कि जैसे कि मान लो आपके पास ये कोई कील है, क्या है आपके पास ये कोई कील हो गई, ठीक। यहाँ पर एक विलियन है, क्या है ये विलियन है। अब ये विलियन कौन सा है, तो कॉपर का है, क्या है, कॉपर सल्फेट का विलियन है, कॉपर सल्फेट का विलियन। ध्यान देना आप मेरी बात पे, चलो इधर नहीं दिख रहा हो शायद अपन यहाँ लिख देते हैं ना, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये आपके पास कील है, ये विलियन जो है वो कॉपर सल्फेट का विलियन है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर केरोसिन है ना, मैं शुद्ध भाषा में समझा रहा हूँ आपको। तो हमारे पास कोई कील है और यहाँ पर जो विलियन है वो कौन सा है, कॉपर सल्फेट का विलियन है। अब जो कील है वो काई की होती है, लोहे की। ध्यान देना, लोहे की कील है, लोहे की कील यानी आयरन, और आयरन का सूत्र होता है Fe। क्या होता है, Fe। जैसे इस कील को हम इस विलियन में डालते हैं, जैसे इस कील को हम इस विलियन में डालते हैं, तो ये जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट ये विस्थापित हो जाता है। विस्थापित मतलब यहाँ से अलग हो जाता है, और इसके स्थान पे कौन आ जाता है, Fe। Fe मतलब लोहा आ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि हम ये इसका आंसर इसी में हो जाएगा। अगर आप समझदार है, समझने वाले 10th क्लास में स्टूडेंट, 10th क्लास के स्टूडेंट है ये और मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो डायरेक्टली मैं आपका माइंड भी मेरे जैसा बना दूंगा, टेंशन ना करें आप। देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में डुबोया जाता है तो, समझ रहे हो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन में डुबोया जाता है तो, है ना, कॉपर सल्फेट के विलियन में से, या कॉपर सल्फेट का विलियन, कॉपर सल्फेट के विलियन में से कॉपर विस्थापित हो जाता है, या अपन कह सकते हैं लोहा आयरन, मतलब जैसे ये विस्थापित होगा तो विस्थापित हो जाता है, और इसकी जगह क्या रहता है, Fe सल्फेट। सल्फेट यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे सूत्र बन जाएगा आपका Fe, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, देखिएगा CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, CuSO4 मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट का विलियन हमारे पास CuSO4 अभी ये है। फिर हम क्या करें, आयरन यानी Fe, मैंने बोला था कील यानी F यानी लोहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, Fe, राइट। अब जैसे इसका इससे मतलब ये कील को इसमें डुबो देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका Cu है ये क्या हो जाएगा, विस्थापित। विस्थापित का मतलब यहाँ से अलग हो जाएगा। विस्थापित का मतलब क्या होता है, यहाँ से अलग हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जैसे ये यहाँ से हट जाएगा और ये इसका स्थान ले लेगा, मतलब ये Fe क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, FeSO4। तो देखिए FeSO4 इसका मतलब आयरन सल्फेट हो जाएगा, और जिसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा। देखिएगा ये जो कॉपर सल्फेट है इसका रंग तो होगा नीला रंग, यानी पहले कैसा रंग था, नीला। तो मैंने बताया था आपको केरोसिन का रंग पहले कैसा होता है, हल्का सा नीला टाइप का होता है, और जैसे हम इसमें कील डुबो देंगे तो कैसा हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा, मतलब हल्का भुरभुरा हरा कलर का हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी समीकरण, सबसे पहले कॉपर सल्फेट तो CuSO4 प्लस Fe, और इसका स्थान ये ले लेगा तो हम क्या लिख देंगे, FeSO4, और लास्ट में क्या लिखा, Cu कॉपर। ये विस्थापित हो गया, मतलब अलग होगा, इससे ये अलग हो चुका है। तो वही तो बात हम ये कर रहे हैं। देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहे कॉपर सल्फेट के विलयन में से जो लोहा होता है, या लोहे या लोहा, आपसे लिख सकते हैं लोहा, क्या लिख दोगे, लोहा लिखना है, लोहे की क्या करना है, लोहा। लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित या अलग कर देता है, और आयरन सल्फेट हरा विलयन बनाता है। कैसा बनाता है, देखिए ये हरा रंग बना, तो आयरन आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट या हरा रंग बनाता है। इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। यानी इस टाइप से ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैंने ये समझाने का प्रयास किया, इसी टाइप से आप अपनी रफ कॉपी में समझे बिल्कुल ऐसे क्या करेंगे, आप इधर कील लिखेंगे, इधर ये एक विलियन टाइप का बनाएंगे, कौन सा, कॉपर सल्फेट का विलियन है। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। और कौन सा कलर, देखिए Fe का हमने देखा था नीला कलर था पहले, अब कौन सा कलर है, हरा। तो हम कह सकते हैं आयरन हरा कलर बना देता है या हरा कलर देता है, ये भी कह सकते हैं आयरन सल्फेट हरा रंग देता है। और देखिए ये आंसर यहाँ लिखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है या अलग कर देता है ना, कर देता है, और आयरन यानी लोहा सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। इस तरह से हमारे कम्प्लीटली यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आप निश्चित इन क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारा थर्ड पार्ट आएगा, उसमें भी साइंस का ही क्वेश्चन
मैं बहुत अच्छे से प्रेपर कराऊंगा, आप टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है अभी भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो सबसे पहले साइड में लाल कलर का बटन दिया उसको प्रेस कर उसको दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, यानी जो भी आपके जान पहचान वाले होते हैं उन सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।